अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स। तो सबसे पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है कोर्स की आउटलाइन एक्सप्लेन कर दूँ कि हम इस कोर्स में क्या बेसिकली पढ़ेंगे। तो ये कोर्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, एक अप्लाइड प्रोबेबिलिटी का है और एक स्टैटिस्टिक्स है। दोनों अभी अब आगे चल के देखेंगे भी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये दोनों, ये जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस कोर्स को का जो मेजर पोर्शन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है और इसका जो माइनर पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द कोर्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और कोर्स के एंड पे जाके कुछ कपल ऑफ वीक्स जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स को देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये CLOs वगैरह डिफाइंड है। ये जो आपकी कोर्स आउटलाइन है ये ऑलरेडी आपके जो कोर्स फोल्डर है उसके अंदर शेयर्ड भी है। और जो बुक हम फॉलो करेंगे, कपल ऑफ बुक्स जो हैं इसमें आपकी कोर्स आउटलाइन में लिखी हुई है। एक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी बाय डिमिट्री है और प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स इन स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो है पॉपुलिस्ट की एक बुक है। एंड इसके अलावा भी आपकी ऑप्शनल बुक भी हैं। इसके अलावा कुछ लेक्चर नोट्स होंगे, जिस तरह से हमने सिग्नल सिस्टम में लेक्चर नोट्स फॉलो किए थे, बिल्कुल उसी तरह से MIT ओपन कोर्सवेयर के भी बहुत सारे लेक्चर नोट्स हैं। वो भी आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर्ड है, वो भी इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। और इसके अलावा एक और लेक्चर नोट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के भी लेक्चर नोट्स हैं। तो वो भी इंशाल्लाह कुछ कुछ टॉपिक्स हम उसमें से भी देख लेंगे, वो भी आपकी गूगल ड्राइव के अंदर शेयर्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्विजेज जो है वो मेंशन्ड हैं। क्विजेज प्लस असाइनमेंट्स जो हैं वो 30% ऑफ द कोर्स होंगे और मिड टर्म भी 30% है और फाइनल भी 40% है। ये जो क्विजेज और असाइनमेंट्स हैं ये डिपेंड करता है इनकी रेशियो आपस में, कि आप लोग जो है कितना अर्ली वापस आते हैं ऑन कैंपस। अगर आप ऑन कैंपस अर्ली वापस आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके क्विजेज ज़्यादा होंगे, असाइनमेंट्स कम होंगी। और अगर जैसे कि ऑलरेडी स्केड्यूल गिवन है कि मिड तक अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो है असाइनमेंट्स और क्विजेज की जो रेशियो होगी वो ज़रा डिफरेंट होगी। तो इसमें कोर्स आउटलाइन ज़रा देख लें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे 3 वीक्स तक प्रोबेबिलिटी के, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स और एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। ये चीज़ें हम मिड तक हम कवर करेंगे और मिड के बाद हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी और इसके अलावा तो मिड के बाद हम जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड और बेसियन टेक्निक्स देखेंगे। और एंड पे जो आपके पास जो टाइम होगा उसके अंदर हम जो है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस वगैरह जो है वो देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो एंड वाले टॉपिक्स हैं ये दे आर रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले लेक्चर से। पहला लेक्चर हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपकी डेली लाइफ के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और अगर आप साइंस की बात करें और इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको गाहे बगाहे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत छोटी सी एग्जांपल ले लें, कॉइन को टॉस करने के, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब भी कॉइन टॉस किया जाता है तो आप देखते हैं कि जी बात करते हैं कि कॉइन आपके हेड, अगर आपने चूज किया है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आपने टेल चूज किया तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या अगर आपने कॉइन को 10 दफ़ा या 100 दफ़ा या 1000 टाइम्स आपने टॉस किया तो फिर उसमें से 60 टाइम्स हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या कि आपको जो आउटकम आप चाह रहे हैं उस आउटकम के आने की क्या चांसेस हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइम जो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट, अगर आपका कॉइन टॉस करने का है तो अगर आपने 100 दफ़ा कॉइन को टॉस किया है
तो आप उसमें से हेड आपकी फेवरेबल आउटकम है, आप चाहते हैं कि आपको हेड चाहिए, तो 100 में से 50 दफ़ा या 60 दफ़ा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्या चांसेस है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो और स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी तो एक नंबर है ना, कि आपने चांसेस देख लिए कि हेड आने के क्या चांसेस है। तो अब स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर कुछ आप डिसीजंस या कंक्लूजन्स फाइंड आउट करें, वो हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने अभी कॉइन को टॉस करने की एग्जांपल ही ली, तो आप प्रोबेबिलिटी आपको ये तो बता देगी कि आपके हेड आने की क्या चांसेस है। आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो उसमें से 100 दफ़ा टॉस किया तो 60 दफ़ा हेड आने की क्या चांसेस है। लेट्स सपोज वो चांस है 60% है, या वो चांस 40% है, या 60% है, या 80% है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको बता देगी कि आपके हेड आने के चांसेस हैं क्या, या आप जो आउटकम चाह रहे हैं उसके क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं। मगर स्टैटिस्टिक्स आपको ये बताती है कि आप उससे कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लें। आप कहेंगे अच्छा, फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ चांसेस या परसेंटेज, हमारा हेड आएगा या नहीं आएगा, हमें ये बताया जाए। या फिर हम ऐसे कहें कि आप वेदर फोरकास्ट आप देखते हैं, तो आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं और आपको जो है बताया जा रहा है, वेदर फोरकास्ट बता रही है कि आज रेन होने के 35% चांसेस हैं, 40% चांसेस है, 60% चांसेस है। ठीक है, ये अगर आप ये बात किसान को बताएंगे जिसने खेती बाड़ी करनी है, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कितने परसेंट चांसेस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है। इज ओनली कंसर्न अबाउट कि रेन होगी या नहीं होगी, ये बताओ मुझे। तो ये स्टैटिस्टिक्स बताती है आपको कि फाइनल कंक्लूजन प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर आपने कैसे निकालना है, ये आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर ही आप कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया कि स्टैटिस्टिक्स का और जो है आपके प्रोबेबिलिटी का इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी के दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो डिफरेंट वेज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज बेसिकली मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने ये देखना है कि आपकी फेवरेबल आउटकम्स की क्या फ्रिक्वेंसी है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो वो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं। मगर जो बेजियन टेक्निक्स हैं वो मेयर करती है, मेयर दैट मेयर्स अ स्टेट ऑफ द नॉलेज ऑफ और अ डिग्री ऑफ बिलीफ। कहते हैं कि आपकी इस एक पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर आपका कितना बिलीफ है, आपके हेड आने का जो जो आप वो कहते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये है कि आपका क्या बिलीफ है आपके हेड आएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये है कि टेल आने का बिलीफ आपका कितना है। तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अगर आपको अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आया तो आगे चल के हम इस पर डिटेल लेक्चर्स करेंगे। तो बेसिकली ये टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दिस कोर्स इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंटेस्ट टेक्निक्स, और बेजियंस को भी हम टू सम एक्सटेंट टच करेंगे। अगर बेजियन कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मशीन लर्निंग जो है उसमें बेजियन के कॉन्सेप्ट जो हैं वही मेजरली यूज होते हैं। तो जो आपकी एप्लीकेशंस हैं प्रोबेबिलिटी की, वो तो बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। आपकी डेली लाइफ के अंदर आप बेतहाशा जो है वो हर जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही होती है। आप फॉर एग्जांपल देख लें, आपकी वेदर फोरकास्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी है, आपको बता रही होती है वेदर फोरकास्ट के रेन के क्या चांसेस हैं। या फिर आप देख लें कि आपकी स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती हैं और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती हैं। आपकी हेल्थ सिस्टम जितना भी है वो तमाम के तमाम प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। आपका कोई भी आपकी नई दवाई जब इंट्रोड्यूस होती है आजकल, जो आप देख लें कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की जाती हैं कि इस वैक्सीन के सक्सेसफुल होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, या फिर कितनी नंबर ऑफ डोजेस के बाद वायरस कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो मेडिसिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी मशीन लर्निंग जितनी भी है वो तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज के बेस के ऊपर चलती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर आपकी बेतहाशा प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो डेली लाइफ के अंदर आपकी बेतहाशा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उसके
आपको जगह जगह आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा जो प्रोबेबिलिटी का कोर्स है दैट इज नॉट अ प्योरली मैथमेटिकल कोर्स, दैट इज very closely related to the basic concepts of the engineering, and you'll be using the basic concepts of probability to understand different topics of your engineering. तो आप जैसे मैंने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन थ्योरी जो टोटली प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर है, आपकी मशीन लर्निंग आपकी प्रोबेबिलिटी की, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी बेस्ड। इसके अलावा आप और देख लें आपकी बेतहाशा आपकी रोबोटिक्स जितनी है तमाम प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते इंजीनियरिंग से। तो अगर आप वाकई इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर और इफ़ यू वांट टू बी a theoretically sound engineer, so you must understand and fully grasp the concepts of the probability. तो चलें जी, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो पहला टॉपिक हमारा जो प्रोबेबिलिटी का है दैट इज ऑन काउंटिंग एंड सेट्स। ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, और काउंटिंग और सेट्स पे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी नोन होंगी। ठीक है जी। तो तो फॉर एग्जांपल आप अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो आपका उसमें हेड आए या टेल आए इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपका कॉइन जो है वो सही कॉइन है, तो इसमें दोनों भी नहीं लगी हुई, तो आपने एक दफ़ा हेड उसको टॉस किया है अपने कॉइन को, तो उसमें 50-50 चांसेस है, 50% चांस है कि उसमें हेड आ जाए और 50% चांस है कि उसमें टेल आ जाए। दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ करूँगा उसका मतलब ये है कि परसेंटेज में भी आप उसको ले सकते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी यूजुअली 0 और 1 के दरमियान में एक नंबर होता है। ठीक है जी। 0 मीन्स के कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है और 1 मीन्स के इस काम के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें क्या मतलब हुआ कि आपके 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की और 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी टेल आने की। ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल था। अगर आप जो है एक कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं, फिर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, कि एक दफा आपका हेड आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये फाइंड आउट करना उतना सिंपल नहीं है जितना जो है आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जो एक दफा टॉस करने से आपके हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी थी, कंपैरेटिवली ये बात उससे मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, हम तमाम की तमाम अपनी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं कि हमने 3 दफा कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता है आपके तीनों दफा टेल आ जाए। टी 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 रिप्रेजेंट्स टेल। आपने 3 दफा टॉस किया तो हो सकता है आपके पास 2 दफा टेल और 1 दफा हेड आ जाए, या फिर ऐसे आ सकता है पहली दफा टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, या पहली दफा टेल आए दूसरी दोनों दफा हेड आ जाए। तो ये तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज जो है वो आपने एक सेट की फॉर्म के अंदर लिख दी। ठीक है जी। तो इन तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसमें आपके पास एक दफा हेड आ रहा है। ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना था बेसिकली, कि आपको पूछा गया है कि अगर आप कॉइन को 3 दफा फ्लिप करते हैं तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास एक दफा हेड आए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 टाइम। तो आपकी टोटल पॉसिबिलिटी जो है, 3 दफा आपने कॉइन को टॉस किया है, तो ये आपकी तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपकी ये इस तरह की आउटकम्स आए। और इन तमाम की तमाम आउटकम्स में से जो आपको आउटकम चाहिए वो 3 तरह की हो सकती है, या तो आपको तीसरी दफा हेड आ जाए, या दूसरी दफा हेड आ जाए, या पहली दफा हेड आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का बेसिक फार्मूला ये है कि आपने अगर 3 दफा टॉस किया है कॉइन को और उसमें से एक दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं, या जो आपको आउटकम चाहिए वो 3 है, और टोटल आउटकम्स अगर आप इनको काउंट करें तो ये 8 हो सकती है, पॉसिबिलिटीज 8 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये वाले हम एग्जांपल छोड़ देते हैं, दैट इज बिट कॉम्प्लेक्स एट दिस स्टेज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास n पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, हमने कॉइन को 3 दफा टॉस किया, तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है कि आपकी 8 तरह की आउटकम्स हो सकती हैं। पहली दफा हेड आ जाए, अगली दोनों दफा टेल आ जाए,
पहली दफा टेल आए, दूसरी दफा हेड आ जाए, तीसरी दफा टेल आ जाए। तो इस तरह से आपकी 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। उस केस में आपके पास n जो था दैट वाज 8, ठीक है जी। एंड तो k जो है अगर हम कह लें कि उसमें डिजायरेबल आउटकम्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी डिजायर्ड आउटकम क्या थी कि एक दफा हेड आया हो, तो अगर उस केस में हमारे पास जो था 3 ऐसी आउटकम्स थी जिनमें एक 1 टाइम्स हेड आया था। तो k अगर आपकी डिजायरेबल आउटकम है और n अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, k डिवाइडेड बाय n, ये बेसिक रूल होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इसको कहीं पर लिख लें कि ये रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके पास तमाम की तमाम आउटकम्स जो हैं वो इक्वली प्रोबेबल हो। यानी कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो आपके पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के नतीजे में अगर हेड और टेल आ रहा है, तो हेड आने की, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके जो है वो अपना प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कॉइन है जिसको टॉस करें आप, तो उसमें हमेशा हेड ही आता हो, टेल आता ही ना हो, ठीक है, वो कोई इस तरह से अनफेयर कॉइन हो, तो उस केस में फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप सोचें कि कोई ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की तमाम आउटकम इक्वली प्रोबेबल ना हो। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप किसी भी सिग्नल पर के करीब पहुंचने वाले हैं, तो आपका माइंड सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे सिग्नल के ग्रीन होने की क्या चांसेस हैं, रेड होने की क्या चांसेस हैं और येलो होने की क्या चांसेस हैं। तो आप खुद सोचें कि किसी भी आप सिग्नल पे पहुंचने वाले हैं तो उस सिग्नल के रेड होने के, ग्रीन और येलो होने की इक्वल चांसेस नहीं होंगे, तमाम की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी रेड आने की, क्योंकि रेड सिग्नल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिग्नल रेड रहता है, ठीक है। उससे कम प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन आने की, ठीक है। रेड से थोड़ा कम टाइम आपका ग्रीन सिग्नल ऑन रहता है, और येलो आपको मिले ये तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होगी, येलो ऑन ही बहुत कम देर के लिए होता है। लिहाजा ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें तमाम की तमाम पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, तो सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं और जो है उनको हम थोड़ा सा दोबारा से जो है रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सेट्स के अगर हम देखें तो कोई भी आपके पास सेट है तो उसके एलिमेंट्स बेसिकली क्या होंगे कि कोई भी उसके अंदर एलिमेंट, जो भी उस सेट के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस। एस अगर सेट है तो एक्स अगर उसके अंदर एलिमेंट एक है तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है जी। एक्स जो है वो एस सेट को बिलोंग करता है। सबसेट क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक और नया सेट आपने बना लिया ए, और ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो एस वाले ही हैं बेसिकली, या हम ऐसे कह लें कि एस में से कुछ एलिमेंट्स उठा के आपने ए में डाल दिए, तो हम कहेंगे कि ए जो सेट है वो दैट इज द सबसेट ऑफ एस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन एस, यानी कि ए अगर आपने एक सेट बनाया था जो बेसिकली आपने एस में से एलिमेंट्स को उठा के आपने ए बनाया था, या ए इज अ सबसेट ऑफ एस था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, एस के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है, वो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद, ठीक है जी। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन सेट एस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर नॉट इन ए, ठीक है। वी राइट दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट और एस माइनस ए, यानी कि एस में से आपने ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यूनियन बेसिकली क्या है, दो सेट्स हैं आपके पास ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपके, इसको हम ए और बी भी कह सकते हैं। तो ए यूनियन बी जो एक आपके पास सेट बनेगा, ए यू बी, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए के एलिमेंट्स भी होंगे, या ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के एलिमेंट्स होंगे। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके तो जो सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अ सेट कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या कहलाता है कि वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद, दैट आर बेसिकली इन बोथ ए एंड बी,
वो आपका ए इंटरसेक्शन बी सेट कहलाएगा, ठीक है। और एक एम्प्टी सेट आपका कहलाता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वो सेट आपका एम्प्टी सेट कहलाता है, या नल सेट भी कहलाता है। इसको हम इस तरह से represent करते हैं। इस जॉइंट सेट क्या कहलाता है कि ए और बी अगर जो है दो इस तरह के सेट हैं कि जिनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे, या फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो जीरो नल सेट आ रहा हो, एम्प्टी सेट बन रहा हो, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। Difference of set A and B is a set of elements in A that are not in B. ठीक है जी, A माइनस B आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने A में से B के सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो आपका जो सेट बच जाएगा वो A माइनस B होगा, और उस सेट में सिर्फ A के वो एलिमेंट्स होंगे जो B में मौजूद नहीं। इसको A माइनस B भी। इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये एक आपकी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास 10 डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं। ठीक है जी, आपके पास बी भी है, कैट भी है, डॉग भी है, एलिफेंट भी है। तो हम एक इसका सबसेट बनाते हैं एम। एम में हम वो वाले एनिमल्स रख देते हैं कि जो बेसिकली मैमल्स हैं। तो ये आपके कुछ इस सेट में से आपने वो वाली, इन तमाम 10 एनिमल्स में से आपने ये वाले एनिमल्स निकाल लिए जो 5 to 6 एनिमल्स हैं जो बेसिकली मैमल्स हैं। और W हम एक और नया सेट बना लेते हैं जो सबसेट है इसका, जिसमें हम वो वाले एनिमल्स डाल देते हैं जो वाइल्ड्स में रहते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ आपके एनिमल्स हैं जो वाइल्ड्स में रहते हैं। ठीक है? तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाला जा सकता है। ऐसे भी एनिमल होंगे जो मैमल भी होंगे और वाइल्ड में भी रहते होंगे। ठीक है, तो इन एनिमल्स को हम लिखेंगे, इनका जो सेट बनेगा M इंटरसेक्शन W बनेगा, और ये हम इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेंगे एनिमल्स, और वो हमारे पास इस तरह से ये एक नया सेट है। यूनियन के अंदर M यूनियन W के अंदर हम वो तमाम एनिमल्स लिख लेंगे जो इसमें भी, इसमें है या इसमें है, दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम। ठीक है, जस्ट रेपिटेशन नहीं करेंगे। तो ये आपका M यूनियन W जो है वो आपका ये एक नया सेट बन गया। M कॉम्प्लीमेंट आपके वो एलिमेंट्स हैं कि जो S के अंदर तो मौजूद है मगर जो है M में मौजूद ना हो। ठीक है, तो या फिर S के वो एलिमेंट जो आप के M में मौजूद हैं वो आप S में से निकाल देंगे, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो है M कॉम्प्लीमेंट आपके सेट के अंदर आ जाएंगे। तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ये एनिमल्स बन जाएंगे। और M माइनस डब्ल्यू जो है M के जो W के एलिमेंट्स हैं वो M में भी थे, तो वो M में से हम माइनस कर दें तो बाकी जो M के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो M माइनस डब्ल्यू होंगे। वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं कि आप M कॉम्प्लीमेंट को और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। M कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं कि S में से आप M के एलिमेंट्स माइनस कर दें, जैसे मैंने कहा, तो ये आपका M कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, तो M माइनस डब्ल्यू को हम जो है वो हम लिख सकते हैं कि ये M और L कॉम्प्लीमेंट का जो है एक इंटरसेक्शन है। बहरहाल ये डिफरेंट वेज हैं इसको लिखने के। यूनियन इंटरसेक्शन के दरमियान में जो आपके पास एक रूल है इनकी रिलेशनशिप लिखने का, दैट रूल इज कॉल्ड द डी मॉर्गन लॉ। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर A और B के जो यूनियन के जो एलिमेंट्स हैं इनका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें। तो इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि A इंटरसेक्शन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल है कि अगर हम सेट A का कॉम्प्लीमेंट ले लें और B का कॉम्प्लीमेंट ले लें और इनका यूनियन ले लें। अगर हम इसको वर्ड्स में कहें तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि एवरीथिंग नॉट इन A और B, यानी कि ये A यूनियन B इज कॉल्ड A और B, और A और B कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड कि वो एलिमेंट जो A और B में नहीं है, A या B में नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इन वर्ड्स हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज दैट एवरी एलिमेंट दैट इज नॉट इन A और B इज द सेम सेट एज एवरीथिंग दैट्स नॉट इन A एंड नॉट इन B। ठीक है जी, दैट लॉ द सेकंड लॉ भी इसी तरह से हमारा सिमिलर है। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि
यूनियन को हमने और कंसिडर कर लेते हैं, और भी लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन को हम एंड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम आपकी बेसिकली क्या है कि आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी के आपके फॉर्मूलाज या सॉरी सेट्स के जो रूल्स हैं, इनको आप विजुअली अगर विजुअलाइज करना चाहें तो आप इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सेट के ऑपरेशंस को विजुअलाइज करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सेट एस है, तो जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल जो है ये सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है ये आपके पास ये येलो हुआ है। तो येलो मीन्स के इस सेट के इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एरिया है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स सेट एस। ठीक है जी। एल बेसिकली क्या है कि आपके पास एक इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, लेफ्ट सर्कल, और उसका जो एरिया है बेसिकली दैट इज एन एल सेट। और आर आपके पास एक ऐसा सेट है कि जो एक राइट साइड वाला जो सर्कल है इसके अंदर जो एरिया है दैट इज बेसिकली कॉल्ड आर सेट। एल यूनियन आर जो होगा वो क्या होगा कि वो तमाम एरिया जो एल में हो या आर में हो, इनका जो कंबाइंड एरिया होगा दैट इज बेसिकली एल यूनियन आर। वेन डायग्राम के हम साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल यूनियन आर में ये एल वाले सर्कल का सारा एरिया और आर वाले सारे सर्कल का एरिया। एल इंटरसेक्शन आर क्या होगा कि ये आपके पास एल और आर के दरमियान में जो कॉमन एरिया दैट इज एल इंटरसेक्शन आर। देखिए इन दोनों के दरमियान में कॉमन एरिया जो है वो हमने किया। और एल कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपके पास वो एरिया होगा एस का वो वाला तमाम एरिया जो एल में नहीं है। ठीक है। या फिर एस का वो तमाम एरिया, एल वाला एरिया एस में से माइनस कर दे तो एल कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आपने पूरे एस में से एल को माइनस कर दिया एल वाला एरिया, तो आपके पास एल कॉम्प्लीमेंट एरिया में एल माइनस आर क्या है कि आप एल वाले एरिया में से आर का एरिया माइनस कर दें। ठीक है। तो ये आपके पास एल वाला एरिया पूरा सर्कल था, तो आर वाला एरिया इसमें जो कॉमन था इनमें वो आपने माइनस कर दिया, तो एल माइनस आर कर दिया। ठीक है। तो आप इसके थ्रू वेन डायग्राम के थ्रू आप अपना डिमॉर्गन्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ में आपकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या कहती है, एल यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज आपके पास आपको ये चाहिए। तो एल यूनियन आर आपके पास क्या है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल का एरिया जो था ये एल यूनियन आर होता है। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि पूरे एस में से आपने एल यूनियन आर वाला एरिया माइनस कर दिया, तो एल यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट आ गया। एल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि आप एस में से एस वाले एरिया पूरे में से एल वाला एरिया माइनस कर दे। आर कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एस वाले पूरे एरिया में से आप आर वाला एरिया माइनस कर दे। और एल इंटरसेक्शन आर एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इस वाला एल जो है आपके पास एल कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया और आर कॉम्प्लीमेंट वाला जो एरिया, इन दोनों में से जो कॉमन एरिया है वो आप इस सेट पे लिखते हैं। इन दोनों में से जो कॉमन एरिया होगा वो इन दोनों सर्कल के बाहर बाहर वाला एरिया इन दोनों में कॉमन है, वो आपका एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और आप देख सकते हैं कि दोनों ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम वेन डायग्राम दोनों सिमिलर है। ठीक है। तो हेंस प्रूव बिल्कुल इसी तरह से आप डिमॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू प्रूव। अच्छा जी। वेन डायग्राम सॉरी आप अपने डिमॉर्गन्स लॉ को और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, सेट्स के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 हैं, और बी सेट है उसके एलिमेंट्स 3 एंड 4 हैं, और एक एस सेट है बेसिकली जो बेसिकली सुपर सेट है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 हैं, और बेसिकली ए और बी इसके सबसेट्स हैं। डिमॉर्गन्स लॉ में हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा कि आपके पास 1 2 3 है और 3 4 है, तो आपके पास ए यूनियन बी में 1 2 3 एंड 4 होंगे। ठीक है। तो ये आपके ए यूनियन बी में 1 2 3 4 हो गए। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे कि एस में से आप 1 2 3 4 माइनस कर दे तो आपके पास 5 बच जाएगा। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो एस में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल दें तो आपके पास 4 और 5 बच जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप इस एस में से ये बी वाले एलिमेंट्स निकाल दें तो आपके बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा 1 2 एंड 3। इसका इंटरसेक्शन ले ले तो आपके पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट 5 आ जाएगा। ये दोनों सेम है। हेंस प्रूव आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो आप इस तरीके से भी आप डिमॉर्गन लॉ को सेट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप डिमॉर्गन लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
ये सॉरी वो नेक्स्ट आ रहा है, उससे पहले हम एक और चीज़ कर लें। ये प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अगर आपने दो सेट्स हैं एस और टी, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आप इसके प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं कि एस और टी का प्रोडक्ट ये होगा कि आप एस का एक एलिमेंट ले लें और टी का एलिमेंट ले लें और इसको इस तरह से आप इस फॉर्म के अंदर लिख दें। ठीक है जी, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर लिख दें। ठीक है, फिर आप सेकेंड एलिमेंट लें इसका और इसका फर्स्ट एलिमेंट लें, तो इस तरह से आप इस तरह से ऑर्डर पेयर बना लेते हैं तो एस क्रॉस बी बन जाता है आपका। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस क्रॉस टी जो है इसको हम कहेंगे कि आपके ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इस तरह के बहुत सारे, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा एस वो सेट एस में से आएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट टी में से आया करेगा। इन वर्ड्स भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एस टी सच दैट एस इज इन ए एंड टी इज फ्रॉम टी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली आपके इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। एस और टी का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह के ऑर्डर पेयर्स होते हैं जिसका पहला एलिमेंट सेट एस में से आता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट टी में से आता है। तो इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास सेट वन है, अगर आपके पास जो है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 और 3 है, सेकंड सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4 है, तो इसके तब एस क्रॉस टी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसने पहला एलिमेंट आपने उठाया और इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका पहला और चौथा, ये आपके 4 ऑर्डर पेयर बन गए और 3 ऑर्डर पेयर बन गए, इसी तरह 3 इस तरह के बन जाएंगे। ये तमाम के तमाम अगर आप ऑर्डर पेयर लिख लें, दैट इज बेसिकली एस क्रॉस टी है। आपके दो सेट, इस सेट और इस सेट का जो है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 क्रॉस 3 4 हो गया। अगर आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिखना चाहे, डायग्राम की फॉर्म के अंदर भी लिखना चाहे, तो अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर 3 तक है और सेकंड सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है जी, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस पर्पल रीजन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इस फिगर पे जो ये जो फिगर है इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर ए जो है, एक सेट ए जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ एस। अगर ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है इसको हम कह लें कि ये एस है और ए जो है इसमें से इसका एक सबसेट है, हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये ए हमारा ये वाला 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक इस पूरे के पूरे जो आपके पास एस सेट है उसका सबसेट ही होगा। और बी भी जो है 1 से 4 तक है, तो आपका एस बेसिकली 1 से 5 तक है, तो ये बी भी आपके पास जो है दैट इज सॉरी बी जो है एक और सेट जो है टी उसका सबसेट है। तो टी बेसिकली अगर हम कह लेंगे वो 1 से लेकर 5 तक है, तो आपका बी जो है 1 से 4 तक है, तो ये बी इज सबसेट ऑफ टी। तो अगर ए जो है वो एस का सबसेट हो और बी जो है वो टी का सबसेट हो, तो देन ए क्रॉस बी जो होंगे दैट विल बी अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस टी। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको मैं सिंपली अगर आपको कहूँ, अगर मेरे पास एक ए जो है वो 1 से 4 तक है, सॉरी अगर मैं इस तरह से लिखूँ, ए जो है वो 1 से 3 तक है और जो मेरे पास एस है वो 1 से 4 तक है। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास जो बी है वो 1 से 4 तक है और जो टी है वो 0 से लेकर 5 तक है। तो एस क्रॉस टी बेसिकली क्या होगा, वो पूरा का पूरा बाहर वाला रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या होगा, वो अंदर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। लिहाजा अगर आपके पास जो है ए और बी वो सबसेट है एस और टी के, तो ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट होगा एस क्रॉस टी का। ठीक है, अच्छा हम एक ये अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम काउंटिंग का टॉपिक है ये हमारा, और इसको आपने बड़े गौर से भी सुनना है और इसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। जब आप ये सारा काम नहीं करेंगे जब तक, तो ये वाला आपका जो टॉपिक है वो फुली आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है एस, वो एक फाइनाइट सेट है
तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या फिर हैश ऑफ एसपी हम कह सकते हैं। ये इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और एक सेकंड हमारे पास रूल भी है, उसको रूल ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दोनों हम रूल्स अभी देख लेते हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास ये कहता है कि आपके पास ए और यूनियन बी के जो आपने अगर एक सेट है और उसके आपने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप सिंपली क्या करें कि एक सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे और बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स थे, इन दोनों को आपको ऐड कर दें और इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इस सम में से माइनस कर दें। ठीक है, जब आपके पास जो फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके पास ए यूनियन बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, माइनस क्यों किया? क्योंकि आप ये जो काउंटिंग कर रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर, आप यही काम करते हैं कि ए और बी के एलिमेंट्स तमाम के तमाम कंबाइन करके हम लिख लेते हैं, मगर जो इनके दरमियान में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही दफ़ा लिखते हैं, दोबारा दफ़ा रिपीट नहीं करते। ठीक, बस इसीलिए हमने ये किया कि ए और बी के एलिमेंट्स जो है वो सम कर लें और जो कॉमन एलिमेंट्स एक दफ़ा उनमें से माइनस कर दें। अगर इसको हम विजुअली भी करना चाहें, अगर ये डॉट्स को अगर हम कंसिडर कर लें, तमाम के तमाम डॉट्स एक सेट एस में से आ रहे हैं, और जो ये वाला जो आपके पास सर्कल है इसके अंदर कुछ डॉट्स हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स है सेट बी के, और इस ब्लू वाले जो सर्कल है इसके अंदर जो डॉट्स हैं वो बेसिकली आपके पास एलिमेंट्स है सेट ए के। तो इस तमाम रीजन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों सर्कल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? ए वाले एलिमेंट्स प्लस ए बी वाले एलिमेंट्स। मगर ये जो कॉमन एरिया है इस वाले एलिमेंट्स को सिर्फ एक दफ़ा काउंट करेंगे, दो दफ़ा काउंट नहीं करना, लिहाजा एक दफ़ा इस ये वाले एलिमेंट्स से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो दैट इज वेरी सिंपल। इफ ए इज द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए एंड लाइकवाइज फॉर द डॉट्स फॉर द अदर सेट, यानी कि ये वाला जो इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है that if that represents the number of elements of set A, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, तो आपके पास A प्लस बी के जो एलिमेंट्स होंगे, ए वाले एलिमेंट्स प्लस बी वाले एलिमेंट्स में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट दो दफ़ा काउंट हो जाएंगे, लिहाजा इसको हम एक दफ़ा माइनस करेंगे उसमें से। इसकी एग्जांपल भी आप देख लें। बेसिक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बैंड है जिसमें कुछ सिंगर्स हैं और कुछ गिटारिस्ट्स हैं, तो हम अगर कहते हैं कि इसमें से एक पूरा म्यूजिकल बैंड है जिसके अंदर 7 सिंगर हैं और 4 गिटारिस्ट हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि 7 बंदे ऐसे हैं जो गाना गा सकते हैं, 4 बंदे ऐसे जो गिटार बजा सकते हैं, और 2 बंदे ऐसे हैं जो दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे अब इसमें से टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे इस बैंड के? ठीक है, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इतने नहीं होंगे, 7 + 4 नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 7 तो आपके पास सिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, और 4 जो है वो आपकी गिटार बजा सकते हैं, और 2 ऐसे हैं जो दोनों काम कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 वही हैं, ये 2 कोई नए बंदे नहीं है, ये 2 इन्हीं में से बंदे हैं, इन 7 + 4 में से बंदे। टोटल एलिमेंट्स आपके इसके क्या हो जाएंगे? 7 + 4 - 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली 7 हो गए आपके जो गिटार जो सिंगिंग कर सकते हैं, 4 आपके गिटार बजा सकते हैं, और ये वो वाले मेंबर्स हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, और वो इन्हीं में से ही हैं, इन 7 + 4 11 मेंबर्स में से ही। ठीक है, तो लिहाजा इनमें से हम टोटल मेंबर्स जो है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 2 मेंबर्स हैं बेसिकली ये उन्हीं में से हैं, ये जो गिटारिस्ट भी हैं और जो सिंगर भी हैं, लिहाजा ये एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ये डबल काउंट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये 2 बंदे इन 7 के अंदर भी काउंट हो रहे हैं और इन 4 के अंदर भी काउंट हो रहे हैं, लिहाजा इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट का रूल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम फिलहाल इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करते, जो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कराऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ये प्रोडक्ट का रूल इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा।